चलिए आज हम लोग बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में लेक्चर नंबर 4। आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 का रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास फर्स्ट केस पढ़े थे आयनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के पाथवे को, पहला पाथवे को हम लोग फॉलो किए थे। आज उसके आगे बात करेंगे कि SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा था। एक SN1 पाथवे ले रहा था, दूसरा SN2 पाथवे ले रहा था। एक SN2 पाथवे आज हम बात करेंगे। SN1 के बारे में हमने आपको बताया था, हमने कहा था कि पहले अगर मेरा कार्बन लिविंग बॉन्ड में कार्बन लिविंग बॉन्ड क्लीवेज होगा तब प्रोड्यूसिंग होगा कार्बोकेटायंस इंटरमीडिएट प्लस लिविंग ग्रुप, तो उस रिएक्शन का रेट स्लो होगा, यानी रिएक्शन का रेट RDS जाएगा, रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। इंटरमीडिएट स्टेप में रिएक्शन चला जाएगा। जब इंटरमीडिएट स्टेप में कोई भी रिएक्शन जाता है तब उसके ऊपर अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग होता है इंटरमीडिएट कार्बोकेटायंस के ऊपर। जब इंटरमीडिएट कार्बोकेटायंस के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग होता है तब फॉर्मेशन होता है कार्बन न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। और इस तरीके का जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होता है वह सेकेंड स्टेप में होता है, यानी सेकेंड स्टेप का रिएक्शन का रेट फास्ट होता है और फर्स्ट स्टेप का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। तो यहां तक हमने आपको बात करके आ गया था और हमने बताया था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जिसका मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 1, ऑर्डर इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है कि उस रिएक्शन का जो पाथवे फॉलो किया जा रहा है वह SN1 रिएक्टिविटी फॉलो किया जा रहा है, SN1 पाथवे फॉलो किया जा रहा है। SN1 का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइलिक और 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। यानी यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूलरिटी 1, यूनि का मतलब 1 होता है, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल क्या होता है और मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलरिटी टर्म। मॉलिक्यूलरिटी हम लोग किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी हम लोग कहते हैं कि कोई भी टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जितना एटम कॉलिजन करता है या जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है वही मॉलिक्यूल आपका मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। अगर रिएक्टेंट साइड एक मॉलिक्यूल कॉलिजन कर रहा है, एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तब वह मॉलिक्यूलरिटी 1 कहलाएगा। और अगर रिएक्टेंट साइड 2 मॉलिक्यूल कॉलिजन कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा। जब मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा तो वह बाई मॉलिक्यूलर कहलाएगा। और किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू एक दूसरे के बराबर होता है, मतलब ऑर्डर बराबर होगा मॉलिक्यूलरिटी का और मॉलिक्यूलरिटी बराबर होगा ऑर्डर का। कब? जब एलिमेंट्री रिएक्शन होगा तब। तब कब होगा? एलिमेंट्री रिएक्शन होगा तब। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? फिर से मेरी बात को सुनिए। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एट ए टाइम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे, तब वह रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाता है। फिर से सुनिएगा मेरी बातों को। एलिमेंट्री रिएक्शन हम किसे कहते हैं? वैसा केमिकल रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन एट ए टाइम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, उस रिएक्शन को हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, या इसी को कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, या इसी को कहते हैं सिंपल रिएक्शन। वैसा केमिकल रिएक्शन जो एट ए टाइम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे वह रिएक्शन सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाता है, या सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन कह सकते हैं। तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहां तक हमने आपके सामने बात करके आया था। अब हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं, हमने लिखवाया था आपको सबस्ट्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट का, जिसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू 1 के बराबर होता है।
This pathway, this reaction pathway is called unimolecular reaction या pathway। योनि का मतलब होता है वन फॉर unimolecular, N for nucleophilic, S for substitution। यानी ये रिएक्शन कैसा कहलाएगा? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या यूनिमॉलिक्यूलर पाथवे। इसी को बोल सकते हैं वन फॉर यूनिमॉलिक्यूलर, N फॉर न्यूक्लियोफाइलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन। यानी इस रिएक्शन को हम बोलेंगे SN1। उसका लिखने का तरीका ये है SN1 रिएक्शन। आखिरकार या रिएक्टिविटी रिएक्शन पॉइंट एक्टिविटी लिखते हैं। देखिए ये कैसा पाथवे को फॉलो किया? SN1 पाथवे। तो SN1 पाथवे को लिखने का कैसा तरीका है? SN1। S का मतलब होगा, आपने देखा सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइलिक, 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर। तो हम इसको लिखेंगे यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। यानी एक ऐसा पाथवे को फॉलो किया यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन पाथवे। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन पाथवे। इसमें SN1 रिएक्टिविटी इसको हम बोलते हैं जिसका ऑर्डर ऑफ मॉलिक्युलरिटी का वैल्यू ऑलवेज कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। यानी इसका ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी 1 होगा। यानी आप लिखेंगे मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू 1, ऑर्डर इज इक्वल टू 1। मॉलिक्युलरिटी क्या होता है? हमने आपको बताया कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड कोलिजन कर रहा होगा वह मॉलिक्यूल आपका क्या कहलाएगा? मॉलिक्युलरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन एट ए टाइम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो वह मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कहलाता है। यानी मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर उस रिएक्शन का एक दूसरे के बराबर होगा। किसका? एलिमेंट्री रिएक्शन का। तो अब जल्दी लिखिए फिर हम बात करते हैं। यानी एक ऐसा पाथवे दिया SN1 पाथवे, यानी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाया। यानी इस तरीके का रिएक्शन कैसा रिएक्शन कहलाया? यूनिमॉलिक्यूलर, जिसमें कैसा पाथवे फॉलो किया जाएगा? SN1 पाथवे। तो जल्दी लिखिए, इसके बाद बात करेंगे। अब SN1 रिएक्टिविटी जो पाथवे होता है या SN1 रिएक्शन जो होता है वह कंसंट्रेशन का इंडिपेंडेंट होता है और स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल का भी। मतलब न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल और कंसंट्रेशन क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कौन? SN1 रिएक्शन। जल्दी लिखिए फिर बात करेंगे।
जाइए सर। देखिए इसके आगे कहता है, नोट में हम पॉइंट लिखने वाले हैं। क्या कहता है जो देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे, कहता है कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन independent of concentration or strength of nucleophile। ध्यान से देखिए, कहता है कि SN1 रिएक्शन का रेट जो है वह इंडिपेंडेंट है किसका, कंसंट्रेशन का और स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल का। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल और कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, SN1 रिएक्शन के रेट के ऊपर या रेट का इंडिपेंडेंट होगा। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया SN1 रिएक्शन का मीनिंग क्या है। रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी, या अगर आपको मन करे तो इसको आप पाथ में बोल दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। यानी इसी रिएक्शन को हम लोग इतने नामों से बोल सकते हैं, रिएक्शन, रिएक्टिविटी, पाथवे। किसको, SN1 का मतलब जानते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। मतलब SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ का डिपेंड नहीं करेगा, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब चलिए सर इस तरीके का क्या बात आप कंसंट्रेशन का कह दिए, क्या मतलब ये कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर वो डिसोसिएट होता है पोलर सॉल्वेंट के केस में, तब वह दो चीज होता है, एक H+ आयन, दूसरा OH- आयन। तो H+ आयन जो होगा वह आपका इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, OH- आयन जो होगा वह न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो जितना ज्यादा हैवी न्यूक्लियोफाइल रहेगा, मींस पोलर सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग जो OH- आयन आएगा वह SN1 रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। पूछिए क्यों, क्योंकि ऑलवेज डोनर लोन पेयर है, मतलब लोन पेयर को डोनेट करेगा, उसका डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा। किसका, OH- का, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आएगा, जो पोलर सॉल्वेंट्स आएगा उसका। तो वो उसके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, SN1 रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन हाँ एक चीज जरूर होगा, SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है। आपको कहा है रीअरेंजमेंट। अगर कोई भी कार्बोकेटाइंस 1 डिग्री था या 2 डिग्री था, तब वह अस्टेबल होकर के 3 डिग्री में जाना चाहता था, मतलब रीअरेंज करके 3 डिग्री में जाना चाहता था। मेरी बातों को फिर तो सुनिए, रीअरेंजमेंट टर्म आया है, इसका मतलब यह है कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी कार्बोकेटाइंस रीअरेंज करके अपना डिग्री को बढ़ाता था। आपको याद होगा, तो उसमें आपका 3 चीज शिफ्ट करता था, हाइड्राइड से, एराइल से, अल्काइल से। मतलब कि सबसे पहला माइग्रेटरी एटीट्यूड हाइड्रोजन का होगा, उसके बाद किसका, एराइल ग्रुप का, उसके बाद मिथाइल ग्रुप का। यानी अगर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कहां रीअरेंज करके जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यानी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो किसके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी
SN1 रिएक्टिविटी के अनुसार, यानी रिएक्टिविटी SN1 में सबसे ज्यादा किसका होगा? 3 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री का, उसके बाद मिथाइल कार्बोकेटायंस का। तो यहाँ इसके अनुसार हम बात करेंगे। फिलहाल आप इसको जल्दी लिखिए, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे SN1 वर्सेस SN2। पहले दोनों का कॉन्सेप्ट पढ़ा लें, उसके बाद दोनों में वर्सेस करके पढ़ाएंगे। जल्दी लिखिए इसको, पहले दोनों में अलग अलग पढ़ा लेते हैं, उसके बाद दोनों को वर्सेस करके पढ़ाएंगे, तब आपको अंतर पता चलेगा कि SN1 में क्या होगा जल्दी और SN2 में जल्दी क्या होगा। इसको आप जल्दी लिखें। फिर याद रखना है कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, मतलब SN1 रिएक्शन का रेट इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर? कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। चलिए तो हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड। if cleavage of carbon leaving bond and formation of carbon nucleophile bond occurs simultaneously। ध्यान से देखिए, हमने हेडिंग लगाया है सेकंड पॉइंट, if cleavage of carbon leaving bond and formation of carbon nucleophile bond occurs simultaneously। कहता है कि यदि कार्बन लिविंग बॉन्ड क्लीवेज, कार्बन लिविंग बॉन्ड का क्लीवेज होगा और फॉर्मेशन होगा कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड का साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ कार्बन लिविंग बॉन्ड भी फॉर्मेशन होगा, मतलब रिमूव होगा, एक साथ कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जस्ट लाइक रिजोनेंस होगा, एट ए टाइम न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करेगा और एट ए टाइम लिविंग ग्रुप भी बाहर हटेगा, यानी दोनों का प्रोसेस एक साथ होगा। जबकि आपने इससे पहले पढ़ के आया है कि पहले कार्बन लिविंग बॉन्ड क्लीवेज होता था, उसके बाद अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता था ऑन कार्बोकेटायंस इंटरमीडिएट, तब हमारा फॉर्मेशन होता था कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि दोनों साथ जैसे ही कार्बन लिविंग बॉन्ड क्लीवेज होगा, सेम उसी टाइम, सेम उसी समय न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करेगा। फ्रंट साइड से लिविंग ग्रुप हटेगा तो बैक साइड से जाके न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, यानी हमारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा ओनली ट्रांजिशन स्टेट में। कभी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट स्टेप इन्वॉल्व नहीं होगा। एक बार मेरी बातों को फिर से सुनिएगा। इससे पहले जो हमने आपको पढ़ा के लाया था, हमने कहा था कि पहला हमारा कार्बन लिविंग बॉन्ड क्लीवेज होगा, तब कार्बोकेटायंस फॉर्मेशन कर करके, फिर कार्बोकेटायंस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर करके कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता था। ये पहले वाला कॉन्सेप्ट का था। तब वह रिएक्शन आपने देखा था कि SN1 रिएक्शन फॉलो किया जा रहा था। लेकिन सवाल यह है, अब आपके सामने ऐसा सवाल आ गया है, ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया है कि एक साथ लिविंग ग्रुप हट रहा है
फिर से सुनिएगा मेरी बात। रिएक्शन मेरा उस टाइम तक आरडीएस में रहेगा जब तक लिविंग ग्रुप बाहर नहीं हटा है। जैसे ही लिविंग ग्रुप बाहर हटेगा रिएक्शन का रेट मेरा फास्ट हो जाएगा और रिएक्शन ओनली ट्रांजिशन स्टेट में ही कंप्लीट हो जाएगा, उसको इंटरमीडिएट स्टेट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो कैसे पड़ेगा, क्या पड़ेगा, आपके सामने दिखाते हैं, आइए। तो C सिंगल बॉन्ड L लिविंग ग्रुप, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। आप लोग पढ़ गए 25% s कैरेक्टर। देखो जो कार्बन लिविंग बॉन्ड है, अब ये जो कार्बन लिविंग बॉन्ड है, अगर ये पहले क्लीवेज होता, लिविंग ग्रुप पहले हटता, तो कार्बोकेटाइन्स प्रोड्यूस होता, पहले वाला कौन बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता, तो फिर कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनता, यानी 2 स्टेप में काम होता। लेकिन यहाँ एक ही स्टेप में काम होगा। कैसे होगा देखिए, कहता है कि यदि क्लीवेज ऑफ कार्बन लिविंग बॉन्ड, मतलब कार्बन लिविंग बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है और फॉर्मेशन भी हो रहा है किसका, कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड का, ऑफकोर्स साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ ही उत्पन्न हो रहा है। तो आइए दिखाते हैं कैसे उत्पन्न हो रहा है। सबसे पहला प्लस न्यूक्लियोफाइल, NU न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब यह है कि जिस टाइम हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा उसी टाइम मेरा लिविंग ग्रुप भी हट रहा होगा, सेम टाइम। यानी लिविंग ग्रुप हटा, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, समझ गए बात को। तब ये रिएक्शन मेरा आरडीएस में जाएगा, किस स्टेट में जाएगा, आरडीएस। पूछे क्यों जाएगा सर, क्योंकि ये रिएक्शन में आरडीएस में जाएगा तो लिविंग ग्रुप को अटैक करने के लिए बैक साइड, उसके बाद फ्रंट साइड से लिविंग ग्रुप हटा, लिविंग ग्रुप हटा, लिविंग ग्रुप हटा, तो जितना ये प्रोसेस को फॉलो किया उस टाइम तक मेरा रिएक्शन का रेट स्लो होगा, क्योंकि रिएक्शन मेरा इनिशियल से फाइनल स्टेट को, ट्रांजिशन स्टेट की ओर मूव कर रहा है। तो जैसे ही मेरा ट्रांजिशन स्टेट को मूव करेगा तो इस ट्रांजिशन स्टेट पर जैसे ही जाएगा तो वहां पर रिएक्शन का रेट स्लो मिलेगा, थोड़ा सा स्लो मिलेगा, फिर फास्ट हो जाएगा। कब, जब लिविंग ग्रुप हट जाएगा तब। तो कैसे हटेगा दिखा दें, SN2 पाथवे, यहां पे हमने लिखा SN2 पाथवे। पूछे क्यों, देखिए एक ही साथ दोनों काम हो रहा है, एक ही साथ, जबकि इससे पहले वाला में आके देखिए, पहले कार्बन लिविंग बॉन्ड हट रहा था, तब कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड अटैक कर रहा है ना, पहले लिविंग ग्रुप हट रहा था, यहाँ न्यूक्लियोफाइल प्रोजेक्ट में था तो कोई काम नहीं कर रहा था, इससे पहले वाला में, लेकिन यहाँ देखिए पहले ही काम कर रहा है, सेम टाइम दोनों हट रहा है, यानी दो मॉलिक्यूल को रिजन कर रहा है आपस में एक साथ, तब रिएक्शन का रेट बायोमॉलिक्यूलर के फॉर्म में चला जाएगा। तो रिएक्शन का रेट स्लो हो गया, थोड़ा सा स्लो होगा, ज्यादा देर नहीं। इसके बाद यहां से न्यूक्लियोफाइल में अटैक किया, तो अटैक करने के बाद C सिंगल बॉन्ड, देखिए इस कारण का है रिएक्शन, sp3 यहां भी है। अब हम क्या किए, इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे हम, और L लिविंग ग्रुप। पूछिए क्यों सर डॉटेड लाइन से क्यों करिएगा, क्योंकि मेरा जो अटैकिंग हो रहा है, इससे जो अटैकिंग हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो कार्बन को अटैक कर रहा है उसका हमें डायरेक्शन को शो करना है, यानी ऐसा पोलराइजेशन। तो यहाँ डेल्टा निगेटिव, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल निगेटिव है और कार्बोकेटाइन्स पॉजिटिव है, तो डेल्टा पॉजिटिव, यानी ये डेल्टा निगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। फिर लिविंग ग्रुप मेरा डेल्टा निगेटिव, यानी यहां भी मेरा शो करेगा ऐसा, यानी ये जो हुआ, देखिए क्या हुआ, सेम टाइम न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो डेल्टा निगेटिव टू डेल्टा पॉजिटिव, सेम टाइम मेरा लिविंग ग्रुप रिमूव होगा तो डेल्टा पॉजिटिव टू डेल्टा नेगेटिव, यानी दिस कार्बन sp3 रिएक्शन 25% इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। क्लियर है, आगे बढ़िए। अब इसके बाद सेम प्रोसेस, स्टेप चेंज नहीं करना, सेम प्रोसेस। अब मेरा लिविंग ग्रुप हटेगा, अब लिविंग ग्रुप मेरा हट जाएगा, तो लिविंग ग्रुप जैसे ही हटेगा तो मेरा रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। रिएक्शन का रेट जब फास्ट होगा, यहां मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो लिविंग ग्रुप एक साथ दोनों प्रोसेस
तो देखिए सेम टाइम अटैकिंग हुआ, यहां सेम टाइम में गया लिविंग ग्रुप, इसका मतलब है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कहां गया, sp3 में कार्बन का। अब चलिए आगे बात करते हैं, कब तक, जब रिएक्शन का रेट यहां क्या होगा, फास्ट होगा। तो रिएक्शन का रेट जब फास्ट होगा तो यहां पर देखिए एक साथ हम दिखा सकते हैं, क्योंकि ऐसे डेल्टा नेगेटिव टू डेल्टा पॉजिटिव, तो यहां जो हाइब्रिडाइजेशन लिखे हैं इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि हमारा काम नहीं है। अब आइए रिएक्शन का रेट फास्ट हो गया तो क्या करेंगे, सी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लिविंग ग्रुप रिमूव हो चुका, NU और प्लस लिविंग ग्रुप, मेरा लिविंग ग्रुप हट गया, यानी ये बना क्या मेरा, कार्बन निक्लियो फाइल बॉन्ड, ये मेरा कार्बन निक्लियो फाइल बॉन्ड बना। एट ए टाइम रिएक्शन का रेट क्या हो गया, मेरा फास्ट हो गया, और यह रिएक्शन किस पाथवे को फॉलो किया, SN2 पाथवे, यानी न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इसमें जो होगा वही ट्रांजिशन स्टेट्स को होगा, इंटरमीडिएट स्टेप्स होगा। तो जल्दी लिखिए, इसके बाद फिर बात करते हैं आगे, यानी ये रिएक्शन ओनली कहां गया, ट्रांजिशन स्टेट में, TS में गया, तो TS को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। किस स्टेट में गया, ओनली फॉर ट्रांजिशन, रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा, रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। जल्दी इसको लिखिए फिर बात करते हैं। चलिए लिख लिया हमने, अब हम इसका ग्राफ आपको सिखाते हैं, ग्राफ कैसे आपको दिखाया जाएगा वो देखिए। इससे पहले वाले को भी हमने ग्राफ आपको दिखाया था, लेकिन अब हम इसका भी ग्राफ दिखा रहे हैं कि मेरा रिएक्शन का रेट जब फास्ट होगा तो कितने स्टेप में मेरा रिएक्शन कंप्लीट होगा, है ना, और SN2 रिएक्शन को फॉलो किया जाएगा तो उसमें कितना पाथवे इन्वॉल्व होगा, एक होगा कि दो होगा कि तीन होगा, तो दिखाते हैं आपको कितना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, यहां मेरा एनर्जी है और यहां POR है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला देखो तो जी मेरा रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट में मेरा कौन कौन सा रिएजेंट है, रिएजेंट है C सिंगल बॉन्ड L, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्लस न्यूक्लियोफाइल, यानी कार्बन लिविंग बॉन्ड अटैक किसके साथ करेगा, यानी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ। तब क्या करेंगे, ये जो मेरा अटैकिंग होगा वो रिएक्शन को शिफ्ट करेगा ऐसा, तो रिएक्शन मेरा कहां गया, ट्रांजिशन स्टेट में ना, तो रिएक्शन कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड, यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, कार्बन लिविंग बॉन्ड लिविंग होगा साइमल्टेनियसली एक साथ। तो जैसे ही अटैकिंग हुआ, टू मॉलिक्यूल एट ए टाइम कोलिजन कर गया
मॉलिक्यूल रिएक्टेड टू प्रोडक्ट कन्वर्जन होगा, तो अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, तो सेम टाइम यहां ट्रांजिशन स्टेट को दिखाया जाएगा, क्योंकि रिएक्शन मेरा प्रोसीड कर रहा है, तो यहां दिखाया जाएगा ट्रांजिशन स्टेट में क्या टीएस है, तो क्या दिखाया जाएगा NU डेल्टा नेगेटिव, C सिंगल बॉन्ड, लिविंग ग्रुप डेल्टा नेगेटिव, यहां हो गया डेल्टा पॉजिटिव। देखिए यानी रिएक्शन मेरा कहां चला गया ट्रांजिशन स्टेट में। अब यहां से लिविंग ग्रुप रिमूव होगा, तो लिविंग ग्रुप जब रिमूव होगा तो मेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कहां करेगा, यहां पे क्या मिला मेरा प्रोडक्ट C सिंगल बॉन्ड NU न्यूक्लियोफाइल प्लस लिविंग ग्रुप, यानी अब मेरा फाइनल क्या मिल गया प्रोडक्ट। यहां फाइनल क्या था, इनिशियल क्या था रिएक्टेंट, यहां फाइनल क्या था प्रोडक्ट। सेम टाइम अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ, रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट में इन्वॉल्व हुआ, ट्रांजिशन स्टेट यहां निकाला हमने। जब ट्रांजिशन स्टेट में इन्वॉल्व हुआ तो रिएक्शन का रेट फास्ट होकर कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड प्लस लिविंग ग्रुप को क्या कर दिया, बाहर भेज दिया, लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया मेरा। तो ये रिएक्शन कैसा पाथवे को फॉलो किया, एसेंटो पाथवे, यानी कितना स्टेप में आया, 1 स्टेप पाथवे। कितना स्टेप पाथवे को लिया, 1 स्टेप पाथवे, यानी रिएक्शन का रेट क्या होगा RDS यहां फास्ट होगा, EA क्या होगा स्लो होगा, एक्टिवेशन एनर्जी स्लो हो जाए, रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाए। कितना स्टेप में हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ, 1 स्टेप में। लेकिन इससे पहले वाला तो आप देखिए 2 स्टेप में इन्वॉल्व हुआ होगा, एक पर कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हुआ होगा, फिर न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक किया होगा कार्बोकेटाइन के ऊपर, तो फिर 1 स्टेप और दिया होगा, यानी 2 स्टेप दिया होगा, तब SN1 1 स्टेप देगा, तो SN2 ट्रांजिशन स्टेट, ओनली ट्रांजिशन स्टेट नॉट इंटरमीडिएट। आपने देखा कि इंटरमीडिएट आते आते आपका मेन प्रोडक्ट मिल गया, यही मेरा मेन, ये मेरा मिला क्या फाइनल प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट मेरा मिला, फाइनल प्रोडक्ट। चलिए मिटा दें, नहीं सर, तो उसको जल्दी लिखिए, उसके बाद बात करेंगे, बोल के लिखवाते हैं आप तो लिखिए, लिखेगा पॉइंट में दे करके। इट इज ए 1 स्टेप पाथवे, इट इज ए 1 स्टेप पाथवे, 1 स्टेप पाथवे, पाथवे allowed on sp3 carbon, allowed on sp3 carbon, allowed on sp3 carbon, and it is a only transition state, and it is a only transition state, only transition state, but not intermediate, but not intermediate state, intermediate state,
इंटरमीडिएट के साथ स्टेप लगाइएगा और ट्रांजिशन के साथ स्टेट लगाइएगा, बट नॉट इंटरमीडिएट स्टेट। देखिए, उसके बाद फुल स्टॉप दे दीजिए। उसके बाद लिखिएगा मॉलिक्यूलरिटी, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल। मतलब रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? सबस्ट्रेट का और न्यूक्लियोफाइल का, यानी कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी इसका मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 2 और ऑर्डर इक्वल टू 2। पूछिए सर क्यों? देखिए, सबस्ट्रेट का मतलब जो कार्बन लिविंग बॉन्ड था छोटू, ये होता है सबस्ट्रेट, और न्यूक्लियोफाइल जो आप खुद जान रहे हैं रिएजेंट। टोटल कितना रिएक्टेंट में कोलिजन मॉलिक्यूल कर रहा है? एक तो पूरा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, दूसरा न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना इन्वॉल्व हो गया सेम टाइम? 2। इसलिए इसका मॉलिक्यूलरिटी 2। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब कि यह एलिमेंट्री रिएक्शन का होता है, तो उसका ऑर्डर भी कितना? 2। यानी किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर एक दूसरे के बराबर होगा, याद रखना है। तो यहां देखिए, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों रेट का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मॉलिक्यूलरिटी 2, ऑर्डर 2। तो यहां लिखेंगे एक ऐसा पाथवे फॉलो करेगा SN2, यानी हम लिखेंगे दिस रिएक्शन पाथवे is called bimolecular nucleophilic substitution reaction या पाथवे। इसको आप जल्दी लिखिए, फिर बात करते हैं। इसको आप जल्दी लिखिए, फिर बात करते हैं। SN2 रिएक्शन या रिएक्टिविटी या पाथवे। देखिएगा, 2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर, बाई का मतलब 2, N का मतलब न्यूक्लियोफाइलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, यानी कितना पाथवे को फॉलो करेगा? 2 स्टेप पाथवे में SN 2 रिएक्शन अप्लाई नहीं करेंगे, SN1 रिएक्शन अप्लाई करेंगे, और एक स्टेप पाथवे में हम कैसा रिएक्शन अप्लाई करेंगे? SN2, क्योंकि एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहला इसको हम लिख सकते हैं बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन, यानी इस पूरे रिएक्शन का मेरा नाम क्या होगा? बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नॉट रीअरेंजमेंट ऑफ नॉट रीअरेंजमेंट ऑफ आप लोग रीअरेंजमेंट अच्छे तरीके से समझते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि जो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वह लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल कार्बोकेटायंस में जाना चाहेगा, तब वह SN1 पाथवे को फॉलो करेगा, लेकिन वह कभी भी SN2 पाथवे को फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि SN2 पाथ वाले मॉलिक्यूल में, SN2 पाथ वाले रिएक्शन में रीअरेंजमेंट उत्पन्न नहीं होता है या रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। ध्यान रखना है क्यों नहीं होता है, क्या उसका रीजन है, आपके सामने हम बताते हैं। फिलहाल इसको आप जल्दी लिखें, इसके बाद हम बात करेंगे SN1 वर्सेस SN2 रिएक्टिविटी। जल्दी लिखिए इसको। अब हमने आपको पढ़ाया SN1 और SN2 का दोनों का रिएक्शन बता दिया। अब दोनों को वर्सेस करके हम आपको सिखाने वाले हैं। वर्सेस में मेरा क्या होगा? SN1 का वर्सेस, SN2 का वर्सेस, दोनों हम आपको अभी तुरंत सिखाते हैं, दिखाते हैं क्या होगा। जल्दी लिखिए फिलहाल। देखिए हम लिखने जा रहे हैं SN1 वर्सेस SN2 रिएक्शन। आइए बात करेंगे दिखाते हैं आप लोगों को क्या करेंगे हम। SN1 रिएक्शन, SN1 का मतलब क्या होता है? 1 इक्वल टू यूनिमॉलिक्यूलर, N का मतलब न्यूक्लियोफाइलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, 2 का मतलब बाइमॉलिक्यूलर और N का मतलब न्यूक्लियोफाइलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। यानी यूनिमॉलिक्यूलर मतलब 1 मॉलिक्यूल एक बार में ही कॉलिजन करेगा, जो बाइमॉलिक्यूलर मतलब एट ए टाइम दोनों मॉलिक्यूल कॉलिजन करेगा एक साथ। तब क्या करेंगे हम लोग? जो देखिए हम लोग अब देखेंगे कि SN1 वर्सेस SN2। SN1 में यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें रिएक्टिविटी यानी हम लोग लिखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन, मतलब SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी। तो हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू reactivity of SN1 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। तो आप देखिए सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें रिएरेंजमेंट होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 3 डिग्री कार्बोकेटायंस का होगा। R+ लिख रहे हैं कार्बोकेटायंस, ग्रेटर देन 2 डिग्री कार्बोकेटायंस अल्काइल कार्बोकेटायंस, ग्रेटर देन 1 डिग्री कार्बोकेटायंस, ग्रेटर देन CH3 कार्बोकेटायंस। ये सबसे आप लोग परिचित हैं। मिथाइल कार्बोकेटायंस, अल्काइल कार्बोकेटायंस का मतलब कितना डिग्री? 1 डिग्री, 2 डिग्री मतलब 2 अल्काइल ग्रुप, 3 डिग्री 3 अल्काइल ग्रुप। चलिए
SN1 रिएक्टिविटी में और स्टेबिलिटी। तो आप देखिए तो 1 डिग्री है तो रीअरेंज करके कहां जाएगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री में, लेकिन 3 डिग्री कभी भी रीअरेंज करके 1 डिग्री और 2 डिग्री और मिथाइल में नहीं जाएगा। तो SN1 का उल्टा SN2, तो क्या लिखेंगे, रिएक्टिविटी stability is directly proportional to reactivity of SN2 reaction। SN2 reaction का क्या रिएक्टिविटी, आइए क्या बात करते हैं हम लोग, सबसे पहला लिखते हैं स्टेबिलिटी is directly proportional to reactivity of SN2 reaction। SN2 reaction तो SN1 का उल्टा क्या हो जाएगा, CH3 कार्बोकैटायन का सबसे ज्यादा, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद 3 डिग्री कार्बोकैटायन, यानी सबसे कम इसका 3 डिग्री का। तो 3 डिग्री से कभी 2 डिग्री में जाएगा, कभी नहीं जाएगा, ज्यादा से कम में कभी डिग्री नहीं जाएगा, कम से ज्यादा में डिग्री जाएगा। तो कम से ज्यादा जाएगा, इसका मतलब कौन सा पाथ मिलेगा, SN1, और कम से ज्यादा में जाना चाहेगा तो कौन सा पाथ मिलेगा, SN2, मतलब लेस स्टेबल हो जाएगा। यानी जो SN1 में सबसे कम है वह SN2 में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, यानी इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो लिखेंगे नॉट रीअरेंजमेंट पॉसिबल, या ऑक्टर्स में लिख सकते हैं, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, यानी इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो आप इसको जल्दी लिखिए, यही है SN1 रिएक्टिविटी और SN2 रिएक्टिविटी। सबसे ज्यादा SN1 में किसका प्रायोरिटी होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल सबसे कम। तो इसमें रिअरेंजमेंट पॉसिबल करेगा, मतलब 3 डिग्री जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो मान लीजिए कि कार्बोकैटायन अगर 1 डिग्री है या मिथाइल कार्बोकैटायन है और 1 डिग्री कार्बोकैटायन का पॉसिबिलिटी बढ़ रहा है, तब उसमें रिअरेंज करके भाग जाएगा। 1 डिग्री से 2 डिग्री में जाने का पॉसिबिलिटी बढ़ रहा है तो भाग जाएगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री में बढ़ रहा है तो भाग जाएगा, 1 डिग्री से डायरेक्ट 3 डिग्री में जाने का पॉसिबिलिटी बढ़ रहा है तो भाग जाएगा। रिअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन हम लोग पढ़े हैं, जिसमें मैग्नेटिक एटीट्यूड किसका होता है, हाइड्राइड का, एराइल का, मिथाइल का। लेकिन SN2 रिएक्टिविटी में कभी भी रिअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मिथाइल कार्बोकैटायन ही ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल होता है इसके कारण। तो आप इसको जल्दी लिखिए, फिर बात करेंगे आगे हम लोग तीसरा कॉन्सेप्ट। अब हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, लिविंग ग्रुप पहले बॉन्ड बना लेगा, मतलब लिविंग ग्रुप से पहले बॉन्ड बनाएगा न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड, तब लिविंग ग्रुप हटेगा, तब क्या होगा क्या नहीं होगा आगे पढ़ाएंगे। जल्दी इसको लिखिए, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, पता है कि एक cleavage of if carbon nucleophile bond is formed first, then carbon leaving bond is cleavage। देखिए बहुत अच्छा चीज आपके सामने हमने लिखा है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि पहले लिविंग ग्रुप हटाए, तब न्यूक्लियोफाइल अटैक कराए, तब SN1 पाथ में लिया,
बीच में हमने पढ़ाया कि सेकंड पॉइंट हमने आपको सिखाया कि यदि हमारा कार्बन लिविंग बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है क्या कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड, मतलब दोनों एक ही साथ का प्रोसेस हो रहा है। लेकिन अब तीसरा केस जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा पाथवे जो हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं बाबू, वो कैसा पाथवे है? कहता है कि यदि कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड पहले फॉर्मेशन हो गया तब कार्बन लिविंग बॉन्ड हटा, तो ये कौन सा पाथवे को फॉलो करेगा और किस तरीके का न्यूक्लियोफाइलिक रिएक्शन कहलाएगा? एसाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा कि न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा? तो आइए बात करते हैं। अभी हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग देखा था, तो वह न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, SN1 भी और SN2 भी। फर्क इतना का हो रहा था कि एक में न्यूक्लियोफाइल बाद में अटैक कर रहा था और एक में न्यूक्लियोफाइल साथ साथ अटैक कर रहा था। लेकिन यहाँ क्या है कि न्यूक्लियोफाइल पहले ही अटैक कर जा रहा है, तब कौन अटैक कर रहा है? लिविंग ग्रुप। समझ गए ना? तो आइए बात करते हैं। यदि कार्बन लिविंग बॉन्ड इज क्लीवेज आपका सेकेंड टाइम फॉर्मेशन होगा और कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड पहले ही फॉर्मेशन है, तब क्या बनेगा? देखिएगा, आप लोग समझिएगा। सबसे पहला बात करते हैं C सिंगल बॉन्ड L लिविंग ग्रुप। किस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 25% कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस पे हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग होना है। बड़ा खतरनाक रिएक्शन, देखिए कैसे खतरनाक है, जो देखिए कार्बन लिविंग बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आपका केस कर रहा है कि न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्मेशन पहले है, तब कार्बन लिविंग बॉन्ड हट रहा है। चलिए इसके अनुसार काम करते हैं। कहता है कि कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड पहले फॉर्मेशन हो गया, यानी C सिंगल बॉन्ड, तीन को तो बॉन्ड रहेगा ना, वो फ्री वाला। अब यहाँ लिविंग ग्रुप भी है, फिर कहा न्यूक्लियोफाइल भी है, बड़ा खतरनाक रिएक्शन है। देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बना दिया? 5 को। देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड। कार्बन कभी 4 बॉन्ड से ज्यादा बनाता नहीं है, 5 बॉन्ड। यानी अगर केस हम तीसरा केस इस वाले sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाथवे को अगर फॉलो करवाएंगे, तो सेम टाइम मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा जब तक लिविंग ग्रुप नहीं हटेगा तब तक। क्यों? क्योंकि कार्बन का नेचर कितना हो रहा है? पेंटावैलेंट, 5 कार्बन बॉन्ड बना रहा है, तो कभी भी कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, यानी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन becomes pentavalent, यानी हम लिखेंगे कि this pathway are not allowed on sp3 hybridization या sp3 कार्बन, because carbon becomes pentavalent. However, this pathway are allowed on sp2 carbon and it is a common pathway of acid derivatives. किसका? acid derivatives का, क्योंकि sp2 वाले में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड के अकॉर्डिंग बाहर निकल जाएगा। अभी हम बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, हमको पता है, इसको आप जल्दी लिखिए, फिर हम बात करते हैं उसके ऊपर। इसको लिखिए पहले, तब फिर बात करते हैं। पहले आप इसको लिखिए। ये समझ में आया कि न्यूक्लियोफाइल कभी भी पहले अटैक करके कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। अगर कर भी दिया तब वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का नेचर पेंटावैलेंट हो रहा है, 5 बॉन्ड कार्बन बना रहा है, इसके कारण नहीं होगा। तो ये पाथवे कैसा पॉसिबल होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, जिसमें एसाइलिक ग्रुप होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, उसमें। जल्दी लिखिए।
5 मिनट का चाहिए। लिख रहे हैं दिस pathway are not allowed on sp3 carbon because carbon becomes pentavalent। कार्बन कैसा है? पेंटावैलेंट। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कार्बन में अलाउड नहीं होगा यह पाथवे। तो फिर क्या लिखते हैं हम? However, this pathway are allowed on sp2 carbon and it is a common pathway of acid derivatives। देखिए सब तो समझ गए होंगे, हमने लिखा इसका लिखा हुआ है, उसी चीज को आगे डिस्कशन करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। सिंगल बॉन्ड C डबल O सिंगल बॉन्ड L लिविंग ग्रुप, इसको बोलते हैं एसाइलिक लिविंग बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बोलते हैं? एसाइलिक लिविंग बॉन्ड, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है तो एसाइलिक नेचर का होता है, इसलिए कार्बन एसाइलिक लिविंग बॉन्ड हो गया। अब इसके ऊपर अटैकिंग किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो पहले क्या कहा था? एक कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड इज फॉर्म्ड फर्स्ट, देन कार्बन लिविंग बॉन्ड, तब कार्बन लिविंग बॉन्ड का क्या होगा? लिविंग होगा। तो देखिए कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड, तो आपको पढ़े थे कि कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्लीवेज हो गया, तब फॉर्मेशन किया सिंगल बॉन्ड CO नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड NQ, कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड। देखिए कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बन गया, लिविंग ग्रुप भी आपके सामने रह गया, यानी लिविंग ग्रुप भी आपके सामने रह गया। तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्म, तब क्या फॉर्म रिमूव होगा? कार्बन लिविंग बॉन्ड का। तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल जैसे ही कार्बन से बॉन्ड बनाया तब आपका कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तब लिविंग ग्रुप को हटाना है, तो कुछ नहीं करना है, ये जो लोन पेयर है ना नेगेटिव है, इसको उतारना है, लिविंग ग्रुप आसानी तरीके से बाहर हो गया। तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NU प्लस लिविंग ग्रुप। अब मेरा देखिए तो लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल में पहले फॉर्मेशन हो गया, तब लिविंग ग्रुप बाहर हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइलिक एसाइलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। इस पाथवे को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट या पाथवे, या इसी को हम बोलेंगे पाथवे। जल्दी लिखिए आप इसको। अटैक किया, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्म हो गया, तब लिविंग ग्रुप को हटाना है। लिविंग ग्रुप को हटाने के लिए क्या किया हमने? रिजोनेंस करवाया। रिजोनेंस जैसे ही वो लिविंग ग्रुप रिमूव हो गया, कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बन गया, लिविंग ग्रुप बाहर हो गया। तो इस पाथवे को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन पाथवे या एसाइलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। जल्दी लिखिए इसको। एसाइलिक इसलिए लगा क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऊपर। दिस पाथवे is called nucleophilic एसाइलिक सब्स्टिट्यूशन पाथवे, यानी आप इसको लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड C डबल O सिंगल बॉन्ड N। इसी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एसाइल ग्रुप।
सिर्फ इस कार्बन को क्या बोलते हैं, एसाइल कार्बन। और देखिए इसी कार्बन के अकॉर्डिंग पाथवे को इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, यानी sp2 पाथवे के अकॉर्डिंग मेरा क्या होगा, अप्लाई होगा कौन सा, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पाथवे।